तो पांच नमक, सैंधव, सोवरचल, विड, ओदभिद और सामुद्र, तो कुल पांच ये लवण होते हैं, पंच लवण। इसमें जब आप चुल्लिका या नवसागर को जोड़ देते हो तो ये हो जाते हैं छह लवण। सवाल आता है कि चुल्लिका का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। तो वो लिख लोगे आप, नरमूत्र, नरमूत्र, चूल्हे की मिट्टी या राख, और लकड़ी, कास्ट। इसके ऊपर सवाल आता है कि इसका सोर्स क्या है। तो नरमूत्र, चूहे की मिट्टी और कास्ट, ये सब सोर्स है चुल्लिका का। तो ये छह नमक हो जाते हैं। पांच जो मैंने आपसे कहे उसको याद करने का पर्पज ये है, कभी सवाल ऐसा लिखा आ जाए कहीं कि भाई दो नमक लेने हैं, तो मतलब शुरुआत के दो, तो कौन से दो हो गए, सैंधव सोवरचल। कहीं तीन लिखे आ जाए तो शुरुआत के तीन लेने होते हैं, मतलब तो आपको इस तरह समझना है इसको। नेक्स्ट देखोगे, कुल आठ मूत्र बताए गए हैं यूज करने के लिए, नंबर याद रखो बस। और दुग्ध भी आठ ही है, लेकिन अंतर क्या है कि गधे के मूत्र की जगह वहां पे स्त्री का दुग्ध लिखा हुआ है, मतलब जब दुग्ध आएगा तो वहां पे गधे की बात नहीं होगी, स्त्री दुग्ध की बात होगी। तो आठ ही हैं दोनों। मूत्र में गाय, बकरी, भेड़ और भैंस, इनका स्त्री जाति का मूत्र लेने के लिए कहा गया है। स्त्री जाति का मूत्र लघु होता है। इस बार एग्जाम में एक सवाल आया था कि इनमें से किसका दुग्ध है वो बेहतर है। एक मिनट बेटा। ठीक है। तो मूत्र जो है, गाय, बकरी, भेड़, भैंस, इनका स्त्री जाति का मूत्र यूज होता है, और स्त्री जाति का मूत्र जो है लघु है, तो ये गुण है उसका, स्त्री जाति मूत्र का, कि वो लघु होता है। दूसरी बात जो मैं आपको कह रहा था, इस बार एआई पीजीटी एग्जाम में सवाल आया भी कि इनमें से किसका दुग्ध प्रयोग करना चाहिए, ऐसा कुछ पॉइंट था, क्योंकि अब तक क्वेश्चन पेपर तो आया नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन वहां पूछा गया था कि किसका दूध यूज करना चाहिए। तो अजा का दूध क्यों यूज करना चाहिए, कि वो दिन भर चलती है ना, तो ज्यादा चलने से, ग्रेजिंग करती है, उससे उसका दुग्ध जो है ज्यादा मूवमेंट की वजह से लघु, हल्का हो जाता है। तो खैर याद रखेंगे। तो स्त्री जाति का मूत्र लघु होता है। और देखें, वाग्भट ने मूत्र को पित्तवर्धक कहा है। ये आपको याद रखना है, वाग्भट मूत्र को पित्तवर्धक कहता है। यही एक और पॉइंट लिखा है कि अम्ल पित्त रोग का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, और सुक्तक नाम से उल्लेख किसने किया, सेपरेट चैप्टर किसने दिया। तो आंसर है आचार्य काश्यप। याद रखना, हर चीज जरूरी है। अम्ल पित्त का प्रथम वर्णन, स्वतंत्र अध्याय में वर्णन, और सुक्तक नाम से वर्णन काश्यप ने किया है। ठीक है। और लिख लोगे यही एक दो पॉइंट। लिखो, अम्ल पित्त जो है वो कहाँ होता है। तो लिखेंगे आनुपदेश वासियों को, आनुपदेश में रहने वाले लोग, जहाँ जल ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, पेड़ बड़े बड़े होते हैं, तो वो होता है अनुपदेश। है ना, हवा कम चलती है, ये पेड़ बहुत बड़े बड़े हैं तो वो आने नहीं देते हवा को, धूप जमीन तक पहुंचती नहीं है पत्तों की वजह से पेड़ के। ठीक है, तो वहां रहने वालों को अम्लपित रोग होता है। काश्यप ने अम्लपित रोग के अंदर देशांतर गमन, ये चिकित्सा बताई है, देशांतर गमन, कि जहां आप रह रहे हो ना वो जगह बदल दो, वरना ठीक नहीं होने वाला रोग है। देशांतर गमन अम्लपित रोग के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे। तो आठ मूत्र की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें गुणों के ऊपर सवाल आते हैं। ध्यान से देखोगे, पहला काम तो हमने ये किया, जो हमारे छह रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसको नंबर दे दिया। एक नंबर मतलब मधुर रस, दो अम्ल, तीन लवण, चार कटु, पांच तिक्त, छह कषाय। ठीक है। तो ये जो आगे नंबर लिखे हैं कि गाय के आगे एक नंबर लिखा है, इसका मतलब गौमूत्र मधुर होता है ना। जैसे भेड़ के आगे पांच लिखा है तो मतलब ये तिक्त होता है। बकरी के आगे 16 नंबर लिखा है तो मतलब है मधुर और कषाय, ये गुण हो गए उसके। ठीक है, तो इसको समझ लेना। देखते हैं चलो। तो गाय का मूत्र एक नंबर मतलब मधुर है, प्लस कृमि कुष्ठनुत शब्द आया यहाँ, और नीचे हाथी में देख रहे हो वहां तीन नंबर है, यानी लवण, और वहां शब्द आया कृमि कुष्ठ नाम। तो आप ध्यान रखोगे, कृमि कुष्ठ को हरने वाले दोनों हैं, लेकिन वर्ड आया नुत गोमूत्र के अंदर, और हाथी में आया कृमि कुष्ठ नाम। तो हम ऐसा ही याद रखते हैं कि हाथी का नाम बड़ा है, मतलब हाथी सुन के ही
है ना, मन रोमांचित हो जाता है कि अरे कोई बड़ा जानवर है ऐसा करके। तो हाथी बड़े नाम वाला है, ऐसा। तो नाम वाला श्लोक जो है वो हाथी का है। दूसरी बात, यहाँ देख पा रहे हो विष, श्लेष्मा और अर्श की कंडीशन में हाथी का मूत्र जो है, विष, श्लेष्मा और अर्श, अगर ध्यान से देखो तो शाह लेटर जो है, जितने भी कंडीशन है सब में शाह जुड़ा हुआ है। तो विष हो चाहे श्लेष्मा हो चाहे अर्श हो, ठीक है, तो हाथी का मूत्र सब जगह यूजफुल है। नेक्स्ट आ जाओगे, पूछा जाता है कौन सा मूत्र है जो क्षारीय कहा गया। तो भैंस का मूत्र, स्पेशली याद रखेंगे। कहाँ यूज करते हैं? अर्श में, शोफ में, उदर रोगों में, और सर होता है। तो हम इसमें याद रखते हैं कि अशोदर सर की भैंस है, मतलब अशोदर सर है कोई, उन्होंने भैंस पाल रखी है। अशोदर मतलब अशो से अर्श, मतलब शो से शोफ, दर मतलब उदर, ठीक है, भैंस मतलब तो भैंस का मूत्र की बात चल रही है, अशोदर सर की भैंस। तो भैंस का मूत्र क्षारीय है, अर्श शोफ उदर रोगों में लाभकारी है। नेक्स्ट आ जाओगे भेड़ का मूत्र, नंबर 5, यानी तिक्त रस वाला, पित्त का अविरोधी, स्निग्ध है। तो पित्त के अविरोधी के लोग मतलब अलग अलग निकालते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि पित्त का अविरोधी होना मतलब कि पित्त को ना तो कम करता ना घटाता है, मतलब कि कहने का मतलब है कि पित्त को बढ़ाने वाला, इनडायरेक्टली कर देखा जाए तो वैसे हिंदी में सवाल नहीं आएगा। पित्त का अविरोधी, ये शब्द याद रखना आप। भेड़ का मूत्र नंबर 5 है, तिक्त रस वाला है, जबकि तिक्त रस को पित्त का शमन करना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा है पित्त का अविरोधी, इतना याद रखोगे। बकरी का मूत्र नंबर 16, मधुर और कषाय, बहुत जरूरी है। बकरी का मूत्र हो चाहे दुग्ध हो, दोनों में ही नंबर 16 है, 16 प्लस। यूजफुल कहाँ होता है? तो पथ्य है, दोष हरने वाला। तो हमने ट्रिक लिखी है कि पथ के दोष हर लेती है बकरी। तो बकरी जहां चलती है उस रास्ते में आप देखोगे सारी घास खा जाती है ना, तो हम ऐसे याद रखते हैं घास खा गई मतलब दोषों को हर लिया, घास को दूर कर दिया। तो बकरी पथ के दोष हरने वाली। तो बकरी पथ्य और दोषघ्न, बकरी का मूत्र। नेक्स्ट आ जाएंगे ऊंट, नंबर 5। तो भेड़ और ऊंट दोनों में तिक्त रस है, ये भी ध्यान रखोगे। भेड़ हो चाहे ऊंट हो, दोनों में ही 5 नंबर देख पा रहे हो, तिक्त रस। ऊंट अपना अक्स देख रहा है पानी के अंदर। अक्स मतलब है आ से अर्श, का से कास, और शा से श्वास। अक्स यानी परछाई देखना पानी के अंदर। आपको पढ़ाया कल मैंने, बोलो कितनी छाया होती है और कितने प्रभा होते हैं? छाया कितनी, प्रभा कितनी? छाया 5 से पाँच प्रभास छाया और 7। 7 वजन। प्रभा 7। निकृष्ट छाया कौन सी है? 7। वायवे। वायव्य। वायव्य। वायवे वायवे। अच्छी बात है, ठीक है, तो उसी तरह याद रखेंगे। खैर, तो यहाँ पे ऊंट देख पा रहे हो, तो ऊंट अपना अक्स देख रहा है पानी के अंदर। अक्स मतलब अर्श, श्वास और कास में उपयोगी है, ऊंट का मूत्र। नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा सबसे तेज भागता है। तो नंबर 45 लिखा है, 4 और 5, यानी कटु और तिक्त रस। कटु और तिक्त। तो घोड़े को किसी ने विष दे के मार दिया होगा, तो मालिक ने उसकी कब्र बनवा दी, है ना, कई लोग घोड़ों से बड़ा प्रेम करते हैं अपने। तो घोड़े की विष कब्र। तो विष यानी विषापहम, कब्र मतलब का से कुष्ठ, और यहाँ व्रण, कब्र, कुष्ठ और व्रण, विषापहम याद करने के लिए। तो घोड़ा नंबर 45, और घोड़े की विष कब्र। लास्ट आ जाओ खर। खर यानी गधा। तो उन्माद, अपस्मार और गृह विनाशनम। उन्माद, अपस्मार, गृह विनाशनम। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि शक्ति कपूर है, तो वो बोलता होगा कि आओ करके डायलॉग है ना उसका, तकिया कलाम आओ बहुत बोलता है मूवीज में, कि आओ गधे का घर, उसने गधे का घर देख लिया होगा कि इसके पास भी घर है रहने के लिए। तो खर का घर, घर यानी गृह, मतलब गृह विनाशनम। तो आओ, आ से अपस्मार, उसे उन्माद, ठीक है, गृह विनाशनम। तो याद करना है फाइनली, जैसे भी समझ आए तो याद रख लेना, सब जरूरी है। आपको मैंने आज लेक्चर दे दिए हैं ग्रुप के अंदर अभी, महाकषाय वाले भी, वो बेटा धीरे 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 पढ़ते रहो, उसको टाइम लगेगा, ठीक है, डेली का एक लेक्चर करना शुरू करो कम से कम। प्लस जो अगले हैं चैप्टर 25 वो भी आपको मैंने दे दिए हैं। तो मैं किसी भी दिन बीच में आपसे पूछ लूंगा जब हम चैप्टर 10, 12, 13, 14 के आसपास होंगे, तैयारी रखोगे अपनी। क्लियर? आगे चलेंगे। देखो, चरक ने गोमूत्र को मधुर बताया, लेकिन यहाँ देख रहे हो सुश्रुत ने गोमूत्र को कटु बताया है, ये बात याद रखना, ठीक है। मनुष्य मूत्र का गुण बताया गया कि विष को हरने वाला होता है, इसको याद रखेंगे, मनुष्य मूत्र का गुण है विष को हरने वाला। आगे चलें। शोधन के लिए चरक ने कुल 6 वृक्ष बताए, पहले नंबर लिखो, शोधनार्थ वृक्ष, उसके आगे लिख लो 6 नंबर। कौन से 6? 3 है ये वाले, अर्क, स्नूही, अश्मंतक, ठीक है।
अर्क, स्नोही, अश्वंतक। फिर तीन और बताए हैं आगे जिनकी छाल यूज होती है, तो देखेंगे। अर्क, स्नोही, अश्वंतक, इनको शीर तरह भी कहा जाता है, इनका शीर इस्तेमाल होता है क्योंकि। तो अर्क का प्रयोग कह रहे हैं वमन के लिए कराते हैं और विरेचन के लिए कराते हैं, दोनों काम में। स्नोही सब जानते होंगे, तीक्ष्ण विरेचन कराने वाला होता है, तो विरेचनार्थ यूज करते हैं। जो लास्ट बचा अश्वंतक, उसको हम याद रखते हैं अश्म पत्थर को बोला जाता है वैसे। तो पत्थर का टुकड़ा मुंह में आ जाएगा तो क्या करोगे, उसको वोमिट कर दोगे ना, निकाल दोगे, थूक दोगे, तो उस तरह याद कर लो, वमनार्थ। तो शोधनार्थ कुल 6 वृक्ष, पहले तीन जिनका शीर यूज होता है, अर्क, स्नोही, स्मंतक। अर्क वमन विरेचन दोनों काम कराता है, स्नोही विरेचन और स्मंतक वमन। आगे चलिए। एक बुक का नाम लिखा है यहाँ पे, रस तरंगिणी। ये बुक 20वीं सदी की है। इसमें 24 तरंगे या कह लो चैप्टर्स हैं, और ये सदानंद शर्मा ने लिखी है। इतना आपको याद होना चाहिए। रस तरंगिणी, 20वीं सदी, 24 तरंगे, और सदानंद शर्मा की लिखी हुई है। आगे आ जाए। तीन आपको मैंने पढ़ा है जिनका शीर यूज हो रहा था। अब तीन है जिनकी छाल यूज होती है। कौन से तीन है, ये देखोगे, शोधनार्थ, अन्य तीन वृक्ष जिनकी छाल यूज होती है, पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। तो हम बस एक नाम याद रखेंगे, पूतिक। तीनों याद हो जाते हैं, पूतिक। फिर ती से हो जाएगा तिलवक, और का से हो जाएगा कृष्णगंधा। है ना, इनमें क्या कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं वो सब इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनके नाम याद रखो कि शोधनार्थ तीन वृक्ष हैं जिनकी छाल यूज होती है, पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। ठीक है, एक दो पॉइंट ऊपर और लिखे हैं ये, जरा देख लो, ये भी जरूरी है। स्नोही शीर का संग्रह कब करते हैं, तो शिशिर ऋतु के अंत में, स्नोही शीर। जबकि अश्वगंधा का संग्रह शिशिर ऋतु में बताया गया है। तो अश्वगंधा शिशिर में, और स्नोही शीर शिशिर के अंत में। यही लिख रहे हैं कि स्नोही दो प्रकार का होता है, एक कम कांटों वाली वैरायटी है, एक ज्यादा कांटों वाली वैरायटी है। तो ज्यादा कांटों वाली वैरायटी जो है बहुकंटक, वो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो स्नोही दो वैरायटी, अल्पकंटक, बहुकंटक। बहुकंटक श्रेष्ठ वैरायटी है। एक कभी सवाल पूछते थे, आप जानना चाहो तो जान सकते हो, कि तत्वविद का उल्लेख कहाँ पर आया है। तो चरक संहिता सूत्र वन के अंदर। तत्वविद कौन चिकित्सक है, जो सब तरीके से द्रव्यों को जानता है, उनका प्रयोग करना, उनका नाम, हर तरीके से उनको जानता है। मेन बात है कि जिसको यूज करना आता है किसी द्रव्य को, उसको तत्वविद बोलते हैं। कौन सा चिकित्सक श्रेष्ठ है, ये सवाल आता है। तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सा ज्ञेयो भीषक उत्तमा। जो प्रत्येक व्यक्ति या पुरुष की चिकित्सा एक भिन्न एंटिटी समझ के करे, यानी हर व्यक्ति अलग है, सबके लिए मेडिसिन अलग है, दोष अलग है। तो जो इस तरह समझ के चिकित्सा करता है वो सभी चिकित्सकों में उत्तम चिकित्सक है। आगे आ जाएंगे। आगे आ जाओगे बेटा, यहाँ कुछ अभी है नहीं। अगला चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। अच्छा, चैप्टर्स के नाम है, आपको अगर याद नहीं है ये देख लेना। मैंने आपसे कहा था 30 चैप्टर्स हैं, आपको याद होने चाहिए सूत्र स्थान के। तो ये सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, देखो, चार हो गए। भेषज चतुष्क में ट्रिक थे ना, भैंस ने करियो उनका संग्रह। भेषज या औषध चतुष्क था पहला वाला। तो वही सब यहाँ लिखे हुए हैं। अगर किसी ने अब तक भी याद ना किया हो तो इनको आप याद कर लेना। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओगे सीधा। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है, उसमें और कुछ नहीं है, देखेंगे। बेटा चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। अपामार्ग तंडुल, इस पे सवाल आ चुका है कि अपामार्ग तंडुल से क्या समझते हो, तो लिख रहे हैं, अपामार्ग का ऐसा ताजा बीज जिसमें अंकुर उत्पन्न कर सकने की क्षमता है, मतलब जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी है, ऐसा अपामार्ग का ताजा बीज। तो याद रखना, चक्रपाणी संबंध है, उन्होंने लिखा है टीका में, तो याद रखेंगे। एक और सवाल आता है कि शिरोविरेचन के लिए अपामार्ग का क्या पार्ट यूज करते हैं, तो उसके बीज का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो है ही बीज ये अपमार्ग तंडुल, तो यहां से भी रिलेट कर सकते हो। पंचकर्म शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, तो आचार्य चरक ने दिया पंचकर्म शब्द इसी चैप्टर के अंदर पहली बार, याद रखेंगे। अगली चीज है कि युक्ति किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मात्रा काल आश्रय युक्ति। जैसे पीछे आपको मैंने बताया कि त्रिवर्ग की सिद्धि किससे होती है, त्रिवर्ग की सिद्धि तो युक्ति से होती है। फिर हमने पढ़ा था कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति का मूल क्या है, तो हमने देखा था आरोग्य मूल है प्राप्त करने का। ठीक है, उसी तरह ये भी क्वेश्चन है कि युक्ति कैसे सिद्ध होगी, तो मात्रा और काल, सही टाइम पर सही मात्रा में चीजें की जाए तो सफल होती हैं, तो यह है युक्ति। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है, संसर्जन कर्म क्यों कराया जाता है,
तो लिख रहे हैं कि अग्नि की वृद्धि के लिए और प्राणों की वृद्धि और रक्षा के लिए। संसर्जन क्रम होता है कि आप जब कोई मेजर काम कराते हो, शुद्धि कराते हो, वमन या विरेचन, उसके बाद एकदम से गरिष्ठ भोजन शुरू नहीं करते हम लोग। तो उसमें विशिष्ट पथ्य व्यवस्था है, भोजन की एक व्यवस्था है खास, उसको बोला जाता है संसर्जन कर्म। तो कह रहे हैं वो क्यों कराते हैं? अग्नि की वृद्धि और प्राणों की रक्षा के लिए। तो याद रखेंगे इसको भी, अग्नि और प्राणों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर कुल 28 यवागु का उल्लेख है। ये क्वेश्चन शायद इस बार आया था एग्जाम के अंदर कि कुल कितनी यवागु बताई गई हैं। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सा पहले 2 पेज आगे आप आ जाओगे, एक इमेज लगी होगी आपको जो नोट्स दिए होंगे, नहीं भी लगी तो भी समझ लो, सिर्फ समझ लो यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखो, ये जो यवागु है, इनमें बहुत बहुत सारे द्रव्य पड़े होते हैं, जैसे यहाँ देख पा रहे हो, ददित, बिल्व, चंगेरी, तक्र, दाडिम, साधिता, है ना, बहुत सारे द्रव्य हो गए। दही, बिल्व, चंगेरी, तक्र है, दाडिम है। तो ये क्या काम करती है? पाचन है और ग्राही का काम करती है। ग्राही यानी मल को रोकने का काम। तो हम सारे द्रव्य नहीं याद रखेंगे, हम इसको आइडेंटिफायर यूज करेंगे, इसमें एक दो नाम ऐसे करेंगे जिससे हम पहचान लें। जैसे यहाँ पे बिल्व का नाम लिखा है, तो सभी लोग जानते होंगे कि बिल्व का प्रयोग कराते हैं, बिल्वादी चूर्ण है जैसे, अतिसार की कंडीशन में। ठीक है ना, तो वहीं से हमारा आंसर निकल जाता है, ज्यादा हमें सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी जरूरी बात है कि याद तो ऐसे ही किया जाता है कि इस चैप्टर में कुल 28 यवागु आई हैं, 28। ठीक है, लेकिन गाइड्स में ऐसा क्वेश्चन बना रखा है, तो जल्दी ही आपको दिखाई दे जाएगा एग्जाम में किसी कि ओरिजिनली चैप्टर में कितनी यवागु हैं और कितनी पेया हैं। तो रियल जो आंसर है वो ये हो जाता है 22 यवागु। आप लिख लेना इसको भी कि 22 यवागु और 6 पेया। तो वो 6 पेया कौन सी हैं? तो मैंने यहाँ मार्क की हुई हैं, आप देखना चाहो देख सकते हो, डॉट लगा रखे हैं सबके आगे। तो इन 6 के आगे पेया शब्द है, ध्यान से देख लो आप। ये लिखा है वातज, विकार नाशक पेया, पित्तश्लेष्मक, अतिसार नाशक पेया, फिर ये है। देख लेना आप एक बार। मेरी बात समझ में आ गई? तो पीछे अब मैं आपको याद कराने वाला हूँ ये 28 यवागु। तो बेस्ट आंसर तो आज भी 28 ही मानते हैं हम लोग, लेकिन अगर ऑप्शन दे दे ऐसा कि 22 यवागु प्लस 6 पेया, तो उसको प्रीफर करोगे आप? मेरी बात क्लियर है? देखते हैं चलो। तो बेटा चैप्टर में 28 यवागु हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, याद करनी है, सारी ही जरूरी होती है। तो पहली है पंचकोल सिद्ध यवागु। दीपन और शूल नाशक है, इसको सीधे याद कर लो। पंचकोल वाली दीपन का काम करती है और शूल को नष्ट करती है। बिल्व तक्र से दिया बाबू, अभी बताया बिल्व अतिसार को रोकता है ना, तो ग्राही हो गई। और साथ में तक्र भी आया है। तो तक्र जो होता है ना, प्रीबायोटिक की तरह काम करता है मट्ठे में और तक्र में, मतलब, और दही के अंदर, है ना, हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट के लिए जो चाहिए होता है। तो वैसे भी याद रख सकते हो। तो बिल्व तक्र से दिया बाबू ग्राही है। नेक्स्ट है पंचमूल से दिया बाबू, यही ब्रैकेट में लिख लेना, लघु पंचमूल। इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन टीका में ये बात आई है, इससे कौन सा पंचमूल समझना है, तो लघु पंचमूल। इससे सीधे भागू वातिक अतिसार में, अगेन सीधे याद रखना है, पंचकोल वाली दीपनशूल नाशक और पंचमूल वाली वातिक अतिसार नाशक। ये है शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, पिछलेश्वर अतिसार देख लेंगे आप लोग। छाग वाली बकरी। अब बकरी का दुग्ध आपने देखा था 1 और 6 नंबर, मूत्र भी यही है ना। तो मधुर और कषाय दोनों ही रस शीतल हैं, ठंडे हैं। तो क्या करेंगे? मल को रोक देंगे। शीतलता वात को बढ़ाती है, और वात जब भी बढ़ता है तो क्या करता है? विबंध करता है। तो उस तरह भी याद रख सकते हो। तो ये भी अतिसार में उपयोगी है। कौन से अतिसार में? रक्तज अतिसार। क्योंकि रस जो है वो पित्त के अगेंस्ट काम करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। मधुर और कषाय। अतिविषा, ये बहुत जरूरी है, आ से अतिविषा, आ से आम अतिसार, यही लिख लोगे। अतिविषा निर्विष द्रव्य है, अतिविषा निर्विष द्रव्य है। और अगर ये ना मिले यानी प्रतिनिधि द्रव्य, क्या यूज करते हैं इसकी एब्सेंस में, तो वो भी लिख लेंगे। लिखो नागर मोथा, नागर मोथा, या मुस्ता भी कहते हैं उसको। प्रतिनिधि द्रव्य, इस पे भी सवाल एग्जाम में आया था इस बार, प्रतिनिधि द्रव्यों के ऊपर। लास्ट टाइम तो अतिविषा पे आया था, उसके लास्ट टाइम भी अतिविषा पे आया था। तो आ से अतिविषा, आ से आम अतिसार। स्वदंष्ट्रा गोक्षुर से बाबू, मूत्र कृच में, सब जानते हो कि गोक्षुर आदि गुगलू, है ना, मूत्र संबंधी व्याधियों में देते हैं, तो वहां से याद रख लोगे गोक्षुर। नेक्स्ट है विडंग सुवर्चिका, कृमि को हरने वाली। देखो, जो विडंग है ना, वो सर्वश्रेष्ठ कृमिघ्न द्रव्य होता है, तो सीधे याद रख सकते हो, विडंग है तो कृमिघ्न हो गई। और सुवर्चिका याद कर लेना। तो विडंग या सुवर्चिका से दिया बाबू कृमिघ्न है।
मृद्विका खास नहीं है आपके लिए प्रभाषा करने वाली। सोमराजी, इसको याद रखोगे। सोमराजी सिद्धि बाबू विषनाशक। तो सोमवार का दिन शंकर भगवान का है, उनके गले में विष है, विष का पान किया था उन्होंने, तो उस तरह याद रख सकते हो, सोमराजी विषनाशक ये बाबू। वराह तो ब्रंगण करने वाली, वराह सुअर को बोलते हैं, पिक को, तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, इजी है। गवेदुक माक्षिक सिद्धि बाबू, कर्षण करने वाली, देखो शहद जो है माक्षिक, तो वो कर्षण करता है, ठीक है। इसी तरह गवेदुक, अग्रे का जो लेक्चर दिया है पढ़ोगे आप उसको पता चलेगा आपको, कर्षण करने वाले द्रव्यों में श्रेष्ठ कहा गया है गवेदुक। तो वैसे भी याद हो सकती है गवेदुक और माक्षिक से दिया बाबू कर्षण। स्नेहन करने वाली है बाबू, तो स्नेह डले हुए हैं देखो, सर्पी तेल इत्यादि, तो स्नेहन करेगी, रटना ही नहीं है। फिर रूक्षण वाली है बाबू, तो कुश शामक, देखना चाहो देख लो, अगेन जरूरी नहीं है। दशमूल से दिया बाबू, श्वास का सिक्का में। यमक और मदिरा, यमक का मतलब है यहाँ पे दो स्नेह, और उसके साथ में मदिरा, तो ये पकवाशय रुजा को हरने वाले, इसको देख लेना आप। तो इसको मैं तो इस तरह याद रखता हूँ कि यम आए, यम यानी यमक, और मां से मदिरा भी हो जाता है, तो यम किसको ले गए, जो पक गया था, जिसका टाइम पूरा हो चुका था दुनिया में, तो यम पके हुए को ले गए, तो यमक मदिरा से दिया बाबू पकवाशे रुजा में हितकर है। नेक्स्ट है मांस शाक, और मांस से दिया बाबू सारा, कोई खास नहीं। जम्बू बिल्व से दिया बाबू, अगेन ग्राही, तो बिल्व दिख रहा है आपको। ये देखोगे शार से दिया बाबू, भेदन करने वाली होती है, ये याद रखना है बेटा, मार्क करते चलना, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि आप लोग के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि सब कुछ पढ़ोगे, जिनको मैं कहूँ जरूरी बस उन्हीं को मार्क करना है, बाकी छोड़ दो अभी। तो शार से दिया बाबू भेदन कर्म करने वाली है ना, मल को तोड़ के निकाल देती है। हर की श्रेष्ठ बात अनुलोमन है, तो बात का अनुलोमन करेगी, ये दोनों देखोगे, ये जरूरी है। तक्र से दिया बाबू, घृत व्यापत में देते हैं, घृत की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आए हैं तो वहां तक्र से दिया बाबू। और तक्र के साथ पिन्याक लगा दे अगर, तो वो तेल व्यापक के अंदर है, सिर्फ तक्र लिखे है तो घृत के अंदर क्यों, घृत होता है चिकनाई मतलब स्नेह, और तक्र होता है ओरिजिनली जो हमारे यहाँ बताया गया है, जहां स्नेह को पूरी तरह निकाल लिया जाता है, तो वो रूक्ष होता है बिल्कुल, तो समझ में आ रहा है, तो रूक्ष चीज देंगे वहां जहां स्नेह है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए तक्र से दिया बाबू घृत व्यापक में। सेम कॉन्सेप्ट तेल व्यापक में भी है, तेल स्नेह है तो तक्र वहां भी दे रहे हैं, लेकिन साथ में पिन्याक शब्द आया है, इसको याद कर लेना कि तक्र पिन्याक वाली वो तेल व्यापक के अंदर है। आगे चलिए। गाय के मांस से दिया बाबू विषम ज्वर, अगेन जरूरी है, यहीं बराबर में लिख लो कि गो मांस सेवन से अतिसार हुआ था पहली बार। अतिसार जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें पूछता है कि अतिसार पहली बार क्यों हुआ था, कि कुछ लोग थे, गैस थे मतलब, तो उन्होंने अतिसार का सेवन किया था राजा प्रशंग के यज्ञ के अंदर। उतना छोड़ो, आप इतना याद रखो कि गाय का मांस खाने से अतिसार हुआ था। बाकी यहाँ कह रहे हैं कि गाय के मांस से दिया बाबू विषम ज्वर में लाभ कर है, विषम ज्वर, ठीक है। दिवांगी बेटा आप ग्रुप में ऐड नहीं हो, अभी मैंने ऐड नहीं किया है, अभी कर दूंगा आपको क्लास के बाद, ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। आगे देखेंगे। यव नाम यम के, तो कंठ्य, तो यव है इसके अंदर और यमक है, यानी दो स्नेह है, तो ये वाली यवागु कंठ्य है, गले के लिए अच्छे है। याद रखने के लिए देखो, या दो लेटर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई सॉन्ग गा रहा हो ना, छोटे बच्चे ऐसे सॉन्ग गाते घूमते हैं, या ऐसा करते हुए, तो यवा नाम यम के कंठ्य। ताम्र चूड़ रस से दिया बाबू, इसको भी याद रखोगे, चिकन है ये। तो रेतो मार्ग रुजा पहा, रेतो मार्ग रुजा पहा। फिर ये उपोदिका, इससे से दिया बाबू मदनाशक, मद को नष्ट करती है, उपोदिका, इसको याद रखेंगे, सवाल आया हुआ है, पोई भी आया करके सवाल, इसको उपोदिका को पोई भी कहते हैं, है ना, आप दोनों चीज नहीं जानते होगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख लेना उपोदिका पोई, मदनाशक है, इससे से दिया बाबू। और इस चैप्टर की सबसे जरूरी है बाबू में, जैसे एक तो गाय के मांस वाली है मान लो, विषम ज्वर, ठीक है, अति विषा वाली हो गई, आम अतिसार, और एक ये वाली है जो लास्ट में देख पा रहे हो, अपामार्ग गोधा रस से दिया बाबू, अत्य अग्नि रोगनाशक। अपामार्ग गोधा रस से दिया बाबू, अत्य अग्नि रोगनाशक, इसको बिल्कुल याद रखेंगे, है ना, अत्य अग्नि या कह लो भस्मक रोग, किसकी अग्नि बहुत बढ़ जाए, यही एक पॉइंट लिख लोगे, लिखोगे, लिखो भस्मक, भस्मक रोग, या फिर इसको लिख लो आप अत्य अग्नि रोग, ऐसा लिख सकते हो, भस्मक रोग कह लो, अत्य अग्नि रोग कह लो।
तो इसमें क्या है, अजीर्ण में भी भोजन करने को बताया गया है। अजीर्ण में भी भोजन, कि पहले का खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं है, फिर भी आपको भोजन करना है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्ट कर लेगा ये व्यक्ति, अग्नि बहुत तीव्र है उसकी। क्लियर बेटा? तो ये सारी आपकी यवागु हो गई इस चैप्टर की। चैप्टर फिनिश हुआ, चैप्टर नंबर 2 में और कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाओगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है आरगवदी अध्याय। आरगवदी अध्याय। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं, शुरुआत में क्लियर कर देता हूँ कि देखो, कुष्ठ के अंदर जो स्किन डिसऑर्डर होता है, उनमें इंटरनली कुछ देना हो खाने के लिए, तो बेस्ट है वहां पर खदिर। आप आगे पढ़ोगे खदिर कुष्ठग्ना नाम। लेक्चर भले ही मैंने आपको आज दिया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादातर लोगों ने पढ़ रखा होगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे ये चीजें जो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना? ये सब तो पढ़ते आए होगे कहीं ना कहीं। तो फिलहाल तो लेकिन याद रखो, थोड़ा सा रिकॉल करो, और अब मैंने जो दिया है नए सिरे से लेक्चर, आपको उसको रटना है। ठीक है? तो खदिर कुष्ठग्ना नाम इंटरनली अगर देना है। अगर लोकल एप्लीकेशन लगाना है, कुछ त्वचा के ऊपर लगाना है, तो वो लगाने के लिए आरग व श्रेष्ठ है। बाह्य प्रयोगार्थ आरग व श्रेष्ठ है। ये दो बातें याद रखोगे। इस चैप्टर के अंदर शुरुआत में ही लेप बनाने को लिखा हुआ है कि ये द्रव्य लो, इसका लेप बनाओ, इसको कुष्ठ में यूज करना है, जैसे ऐसा करके लिखा हुआ है। तो सवाल पूछता है, ये आरगवत आदि द्रव्यों का जो लेप बनाया हुआ है, इसको किसकी भावना देनी है और क्या मिला के साथ में इसको यूज करना है। तो दोनों पॉइंट याद कर लोगे। ये जो मिक्सचर पूरा बनाया है, इसमें लिखा हुआ है गाय के पित्त की भावना दोगे, और सरसों का तेल, सरसब तेल, इसको कटु तेल भी बोला जाता है, वो मिला के इसका यूज करना है। गोपित की भावना, सरसब तेल मिलाकर इसको यूज करना है। ठीक है? दूसरी बात, ये मना शिलालेख देख रहे होगे, कल बताया था आपको। तो मना शिला, हड़ताल, चाहो इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना तो यही लिख लो। हड़ताल लिख लोगे, लिखो AS2S3, और मना शिला लिखोगे AS2S2। तो अब एक सवाल आता है इसके ऊपर। देखो, आर्सेनिक जो है वो बहुत हार्मफुल सब्सटेंस है। आर्सेनिक का कोई लंबे समय प्रयोग कर ले तो एक हम पढ़ते भी हैं लक्षण, कि बाल जो है वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं। सवाल आता है, गोल्डन कलर हेयर किस विषाक्तता का लक्षण है? तो आर्सेनिक विषाक्तता का है। तो कुल मिला के नुकसान तो पहुंचाता है आर्सेनिक। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ज्यादा सेफ है, मनाशिला या हड़ताल? तो सिंपल सी बात है कि मनाशिला के अंदर आर्सेनिक और सल्फर 50-50% है, दोनों इक्वल है, AS2 और S2। जबकि यहाँ देख पा रहे हो हड़ताल के अंदर आर्सेनिक कम है, सल्फर 3 है, आर्सेनिक 2 है। तो वो ज्यादा सेफ हो गया। तो कहीं भी जहर कम है अगर, तो वो ज्यादा अच्छा होगा ना। तो हड़ताल ज्यादा बेस्ट है इंटरनली अगर दिया जाए तो ये चीज भी याद रखना। बात समझ में आ गई जो मैंने कहा सबको? ठीक। आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हो, ध्यान रखो बेटा, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर कुछ रह जाए, कुछ समझ ना आए, तो मुझे पूछ लो। इस लेक्चर में थोड़ा तेज चलना मजबूरी है, कारण वही है कि सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम पे। लेकिन मतलब ये नहीं है कि समझ आए चाहे ना आए, बस क्लास चल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कुछ ना समझ आए तो मुझे रोक के पूछ लिया करो। क्लियर? और बेझिझक। तो आरक अध्याय की ये बात हुई, जो अब तक पॉइंट देखे, यहाँ कुछ ले पाए हैं। आपसे सवाल पूछे नहीं जाते तो हम बात भी नहीं करेंगे। यहाँ देखो आप, एक वेशवार की बात हुई है। वेशवार क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वेशवार क्या है? निरास्थी बकरे का मांस। ठीक है? बोनलेस मटन। तो निरास्थी बकरे का मांस। ठीक है? साथ में उसमें द्रव्य डालकर सिद्ध कर लिया, जैसे काले मिर्च है, मसाले वगैरह, कहने का मतलब गुड़ है, घृत है, ठीक है, काली मिर्च, ये सब द्रव्य डाल के सिद्ध कर लिया। तो इसको बोलते हैं वेशवार। याद रखेंगे। आगे चलिए। वात रक्त हर ले, गाउट जो हम बात करते हैं, तो उसमें जो लेप आया है ना, वहां मधुशेष की बात आई है। मधुशेष कह लो या मधुच्छिष्ट भी कहते हैं इसको। तो मोम होता है, वैक्स। ठीक है? तो ये वाला लेप जो है वात रक्त की पीड़ा को हरने में अच्छा कहा गया है, तो याद रखेंगे। तो उसमें मधुशेष पड़ा हुआ है। सबसे जरूरी लेप इस चैप्टर का जिसपे सवाल आते हैं, तो प्रपोंड्रिक आदि लेप। ठीक है? शिराशूल के अंदर इसको बेटा बिल्कुल याद कर लोगे। आपको इतिहास पोर्शन में भी मैंने कहा था कि प्रपोंड्रिक आदि तेल आए, लेप आए, शिरा रोग में यूज होता है, वो बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल याद रखेंगे इसको। आगे चलें। तो चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। चैप्टर 4 मैंने आपको पूरा भेज दिया है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। तो इसको यहाँ बिल्कुल नहीं कवर करेंगे। आज देखो कुछ क्वेश्चन आए थे, अगर आप AIE PGT का पेपर उठा के देखोगे,
तो जो जरूरी चीजें पढ़ाते समय आपको बताई होंगी, तो सवाल वो ही आए कि अर्जुन का उल्लेख कहाँ है, उधर प्रश्न महाकषाय के अंदर। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जितना इसमें लिखा है, जितना लेक्चर में आपको पढ़ाया गया होगा वहां, तो ध्यान से पढ़ना बेटा। लेक्चर मैंने आपको दे दिए हैं। चैप्टर नंबर 4। आ जाएंगे चैप्टर नंबर 5 के ऊपर। देखोगे, चरक सूत्र 5। तो सबसे पहले एक पॉइंट लिखा हुआ है कि सूत्र 5 के अंदर स्वस्थ व्रत का उल्लेख है, चैप्टर 5 के अंदर। जबकि चैप्टर 8 के अंदर सदव्रत का उल्लेख है। ये आपको याद होना चाहिए। स्वस्थ व्रत क्या है और सदव्रत क्या है? तो स्वस्थ व्रत के अंदर की ये चीजें करनी चाहिए आपको, कि नेल कट करने हैं, शेव करनी है, साफ सफाई रखनी है, तो उस तरह की बेसिक चीजें बताई गई हैं। स्वस्थ व्रत कि आप स्वस्थ रहोगे, ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो। और एक होता है बेटा सदव्रत। सदव्रत का मतलब ज्यादा हमारे स्वास्थ्य से नहीं है, उसका ज्यादातर मतलब है विचारों से। जो हम विचार करते हैं ना चीजों के, कि भाई घर में जब कभी कि कौवे बोलते हैं, मतलब कि कोई मेहमान आने वाला है, उल्लू का बोलना अच्छा नहीं है, बिल्ली रास्ता काट जाए तो सही नहीं है। तो ऐसी और बहुत सारी चीजें कि वो विचार क्या है सारे, तो वो आते हैं सदव्रत के अंदर। इसके अलावा कि बड़ों का सम्मान करो, इस तरह की बातें, तो वो सब होता है सदव्रत, कि आपका आचरण कैसा है, कहने का मतलब, और कैसे आपको बिहेव करना है। ठीक है। तो चरक सूत्र 5 में स्वस्थ व्रत है, सूत्र 8 के अंदर सदव्रत का उल्लेख है। आगे देखें। आचार्य सुश्रुत के एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि उन्होंने द्वादश अशन प्रविचारणाएं बताई हैं, 12 अशन प्रविचारणाएं। ठीक है, भोजन की 12 प्रविचारणाएं हैं मतलब। तो याद रखना, सुश्रुत, द्वादश अशन प्रविचारणाएं। 10 औषध काल बताए उन्होंने, मेडिसिन लेने के टाइम। है ना, जैसे मॉडर्न में होता है कि बस सुबह ले लो, शाम को ले लो, या भूखे पेट ले लो, इस तरह करके। तो हमारे यहाँ 10 टाइम बताए गए हैं अलग अलग, पेशेंट के हिसाब से, रोग के हिसाब से। तो 10 औषध काल। आगे चलें। आहार मात्रा किसके ऊपर डिपेंड करती है? पीछे युक्ति देखा था। युक्ति किस पर डिपेंड करती है? मात्रा और काल के ऊपर, कितनी मात्रा में किस समय यूज कर ली युक्ति। और यहाँ आहार के लिए कह रहे हैं, आहार की मात्रा किस पर डिपेंड करती है? तो पुनर्अग्निबलापेक्षिणी, अग्निबल के ऊपर डिपेंड करती है। अग्निबल। बेटा बने रहेंगे, आज कुछ लोगों को शायद ध्यान नहीं रहा कि आज भी क्लास होनी है। एक मिनट बने रहेंगे। देखो चलो। तो आहार मात्रा जो है अग्निबल के ऊपर डिपेंड करती है। कह रहे हैं आहार कितना लेना चाहिए जो आपकी प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए। कह रहे हैं आहार की मात्रा फिक्स नहीं है, कि आप अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मली कर पाओ, उतना खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है। और यथा कालम जराम गच्छति, टाइम पर डाइजेस्ट हो जाए। ठीक। यहां देखेंगे, एक होते हैं लघु द्रव्य, एक होते हैं गुरु द्रव्य। तो गुरु द्रव्यों के अंदर जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है, लघु द्रव्यों में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता है। आंचल, आंचल, डॉक्टर आंचल। जी सर। बेटा रस की उत्पत्ति में आधार द्रव्य मतलब कौन से महाभूत है? सर जल।
और जल किसी को कुछ और कहना है इसमें? ठीक है आंसर। जल और जल जल पृथ्वी सर। पृथ्वी। और पृथ्वी। ठीक है, तो जो जवाब दिया आंचल ने सिर्फ रस, वो क्या है? सिर्फ जल जो बोला इन्होंने, वो क्या है रस के रेफरेंस में? योनि सर। आधारभूत। योनि। योनि जो है, ठीक है। तो रस की योनि जो है वो जल है, और दोनों चीजें जो है जल और पृथ्वी, तो वो है उसके आधार द्रव्य जो हमने कहा था। और विशेष ज्ञान होता है ऊपर के तीनों महाभूत जो बाकी बचते हैं उनसे। ठीक है, चलो आगे देखोगे। नेक्स्ट है बेटा, लघु द्रव्यों में वायु और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, और ये अग्नि को बढ़ाने का काम करता है। जितना हल्का लोगे उतना डाइजेस्ट हो जाएगा जल्दी, फिर भूख लगेगी अगली। गुरु द्रव्य जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता वाले होते हैं। ठीक है, ये अग्नि का शमन करते हैं। इसमें लिखने से रह गया तो आप लिख लोगे, अग्नि शमन करने का काम करते हैं। तो किसी की अग्नि अगर बहुत तीव्र है तो उसको हम गुरु द्रव्य देते हैं, कि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगे। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो गुरु द्रव्य ऐसे ना हो जो ब्रंहण करने वाले हो, वो उसका अपतर्पण करने चाहिए। तो ऐसे द्रव्य सेलेक्ट करने पड़ते हैं। जैसे सैलेड की हम बात करते हैं, वो सैलेड यही काम करती है, बहुत देर में डाइजेस्ट होती है। अभी खा लो नाइट में कुकुम्बर खीरा, देखोगे सुबह तक ऐसे लगता रहेगा कि अभी तो डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, लेकिन देगा क्या बॉडी को? कुछ भी नहीं। मेनली तो उसमें